हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th का हिस्ट्री का वर्कशीट 32 करेंगे और जो चैप्टर चल रहा है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ तो उसकी पहली जो घटना घटी वो थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती गईं जिससे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और बढ़ता गया और धीरे धीरे करके यूरोप के ज़्यादातर जो देशों में राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र और एक संविधान जो है वो आया। देखिए, क्रमिक विकास अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति ही है जो 1789 में घटित हुई। उसके बाद नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन कोड का जो ये आया था पूरा, ये 1804 में आया था। इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। उसके बाद 1815 में वियना की संधि हुई। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871 तक जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण भी 1871 तक कंप्लीट हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। उसके बाद नेपोलियन जब फ्रांस में आया तो उसने प्रशासनिक क्षेत्रों में काफ़ी सुधार किए, काफ़ी क्रांतिकारी सुधार किए और 1804 में वो नेपोलियन कोड लेके आया। उसके बाद उदारवादियों की जो राष्ट्रवादी क्रांति थी वो हुई, जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद और बढ़ता गया। तो हम चलिए देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर आई। आखिर क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति होने के फौरन बाद संविधान आधारित शासन बना। फ्रांसीसी क्रांति की देन यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया। नया फ्रांसीसी तिरंगा तैयार हुआ, झंडा जो था। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है वो समाप्त कर दिया गया और पूरे फ्रांस में मापतोल की एक समान व्यवस्था घोषित की गई और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पूरे राष्ट्र की एक भाषा घोषित किया गया। उसके बाद जब नेपोलियन आते हैं फ्रांस में तो वो कुछ और चेंजेस करते हैं। तो 1804 में नेपोलियन ने क्या क्या शुरुआत की। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यानी कि जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है, उनके जो काम को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी को शुल्कों से उनको मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेपोलियन द्वारा 1804 में करवाई गई। अब आते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। अभी उदारवादी राष्ट्रवाद जो है उसको राजनीतिक और आर्थिक खंडों में बांटा है। तो राजनीतिक खंडों में क्या है कि सहमति पर आधारित सरकार यानी राजतंत्र का अंत होगा और जो सबके सहमति से सरकार बनेगी वही चलेगी। एक संविधान होगा, जैसे कि हम भारत देश में हैं, हमें पता है हमारा एक संविधान है, लिखित संविधान है। उसी तरीके से आगे चल के जो यूरोप के देश हैं उनका भी अपना एक लिखित संविधान होना चाहिए। संसदीय सरकार यानी कि ऐसी सरकार जैसे कि भारत में भी संसदीय सरकार है, यानी कि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो वोट देगा और अपने प्रतिनिधि को अपने संसद में बैठाएगा। विशेष अधिकारों का अंत यानी कि कुछ तबकों को विशेष अधिकार दिए गए थे, उनका अंत कर दिया जाएगा। कानून के समक्ष सभी समान हैं और मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। देखिए, उस समय ऐसा था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद ये चीज़ें लागू की गई थी कि मताधिकार किसको देना है। जैसे कि ये तय किया गया था कि किसी के पास इतनी संपत्ति होगी तो ही आप वोट डाल सकते हैं, या महिलाएं जो हैं वो वोट नहीं डाल सकती हैं। तो कुछ कंडीशंस के साथ ये चीज़ें लागू की गई थी। मुक्त बाज़ार यानी सबके लिए बाज़ार खुला है, सब व्यापार कर सकते हैं, एवं वस्तुएं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। तो इतने काम किए गए, इतने सुधार किए गए, तब जाके उदारवादी, इसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं।
और इन चेंजेस, इन बदलावों के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की जो हवा थी वो और ज़्यादा फैल गई और धीरे धीरे करके यूरोप के ज़्यादातर देशों में राष्ट्रवाद पनप गया, जिसकी वजह से राष्ट्रतंत्र की जगह प्रजातंत्र, यानी कि एक ऐसा देश जिसमें अपना लोगों का खुद का संविधान था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। तो सारी जो विशेषताएं यहाँ पे हमने बताई हैं, ये सारी विशेषताएं इसका आंसर हो जाएंगी। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं कि संविधान आधारित शासन आ गया, एक सबका झंडा आ गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका आंसर होंगी। उसके बाद है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। ये जो पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं, ये वाले पॉइंट्स इसके आंसर हो जाएंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में आखिर क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। तो एज अ सोशल साइंस टीचर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं फ्रांसीसी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ तो उनकी इस बात से कि उनके अंदर ये भावना आना कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें जो राजा हम पे शासन कर रहा है उसको जड़ से ख़त्म कर देना, क्योंकि उसने कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए हुए हैं और जो देश है वो प्रगति की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हो रहा है। तो एक आम जनता के दिल में ये चीज़ कैसे आई कि उसने एक राजा को अपनी गद्दी से हटा दिया और उसके किलों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये जो एकता की भावना है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो भावना का जो नारा फ्रांसीसी क्रांति ने दिया, तो मुझे ये बहुत ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहली बार घटित हुई और ये चीज़ बहुत बड़ी थी। तो बच्चों आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए ये कैसा है। थैंक यू सो मच।